अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर ऑफियत से होंगे। अच्छा, आज का जो सेशन है इसमें हम जो कल डिस्कस कर रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिहाज से थे। अ, उसमें अगर आप रिकॉल करें तो हमने बात की थी कि बिज़नेस को पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। फिर उसी में जो बिज़नेस की हम बात कर रहे थे, उसमें हमने जो बात की थी डिस्कस करते हुए अगर आप रिकॉल करें कि बिज़नेस एक लीगल एक्टिविटी होती है और उस लीगल एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम उससे कोई प्रॉफिट अर्न करें। तो उसी एक्टिविटी को हमने ये कहा था कि जो लीगल होनी चाहिए, तो साथ डिनोट किया था इसके साथ कि वो एक टेरिटरी, एक स्पेसिफिक जो स्टेट होती है, जो एरिया होता है, उसके लिहाज से हमें उन चीज़ों को माइंड में रखना होता है। फिर हमने ये बात की थी कि इस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना चाहिए होना चाहिए। अगर प्रॉफिट अर्न करना ऑब्जेक्टिव ना हो, रादर वेलफेयर हो, तो वो फिर बिज़नेस नहीं, रादर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन जैसे एनजीओ वगैरह है, वो कहलाएँगी। और इसके साथ हमने डिस्कशन को जो है वो कैरी करते हुए नेक्स्ट बात जो की थी वो ये की थी कि आप कोई एक एग्ज़ाम्पल माइंड में जो है वो सोच सकते हैं। हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए शर्ट एंड टाई की एग्ज़ाम्पल ली थी कि अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं जो कि शर्ट एंड टाई का है, तो वो हो सकता था और वो एक लीगल एक्टिविटी है, क्योंकि जिस स्टेट में हम रहते हैं या दुनिया भर में चले जाएँ, तो जो क्लॉथ्स होते हैं, जो इस तरह के कह लीजिए कि गारमेंट्स वगैरह होती हैं, वो अलाउ होती हैं सेल करना, तो लीगल है। और इसके साथ हमने ये बात की थी कि आप माइंड में सोचिए कि बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट्स कौन-सी होती हैं। तो वो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि उसमें बात हुई थी कि कैश चाहिए होगा, इन्वेंटरी चाहिए होगी और इसी तरह जो है वो लैंड की रिक्वायरमेंट है, बिल्डिंग था, प्लांट एंड मशीनरी थी, इसी तरह फर्नीचर एंड फिक्सचर थे और ये बात की थी कि बिज़नेस टू बिज़नेस वेरी करते रहेंगे, ये जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स थे। और इसी तरह हमने कहा था कि किसी बिज़नेस में ये चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं और किसी में ये चीज़ें कम हो सकती हैं। अच्छा, साथ हमने ये बात की थी कि अगर हम इन तमाम चीज़ों को अ, एक कोई स्पेसिफिक नेम दे दें, तो हमें अंडरस्टैंड करना फॉर फ्यूचर रेफरेंस ज़रा ईज़ी हो जाएगा। तो वो हमने नेम इनको जो है वो असाइन किया था एसेट्स का, कि ये बिज़नेस के क्या कहलाएँगे एसेट्स। और साथ ही एक छोटी-सी बात हमने ये की थी कि एसेट्स आर द इकोनॉमिक सोर्स ऑफ द बिज़नेस। तो इकोनॉमिक रिसोर्स है ये बिज़नेस का, सॉरी, इकोनॉमिक रिसोर्स है। क्यों इकोनॉमिक रिसोर्स है? कि बिज़नेस इन्हीं एसेट्स को यूज़ करते हुए फर्दर जो है वो ऑपरेशंस या एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है जिनसे प्रॉफिट अर्न किया जाता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, हमने ये बात की थी कि बिज़नेस होता क्या है कि लीगल एक्टिविटी है, उस लीगल एक्टिविटी से आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। और हमने कहा था बिज़नेस किस फ़ॉर्म में नज़र आता है। आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें, तो आपके माइंड में क्या चीज़ें आती हैं कि भई उसमें लैंड होना चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, सो ऑन फर्नीचर, फिक्सचर, इक्विपमेंट, मशीनरी वगैरह जो-जो चीज़ें हम यहाँ बात करते हैं, वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए। अब इट मीन्स कि अगर बिज़नेस में ये चीज़ें होनी चाहिए, तो बिज़नेस क्या करेगा? इन चीज़ों के थ्रू प्रॉफ़िट जो है वो जनरेट करेगा। ज़ाहिर-सी बात है कुछ एक्टिविटीज़ में उससे पहले इन्वॉल्व होगा, वो एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं? सेल एंड परचेज़ करना। परचेज़ करेगा क्या? वो इन्वेंटरी जो उसने सेल करनी है। तो हम कल भी डिस्कस कर चुके थे कि इन्वेंटरी किसे कहेंगे? कि इन्वेंटरी उस एसेट का नेम है जो एक बिज़नेस बाय करे और आगे उसको फर्दर सेल करने की इंटेंशन रखता हो। जैसे हमने कही थी बात कि अगर आपका फर्नीचर का बिज़नेस है, तो फर्नीचर बाय करते वक़्त या मैन्युफैक्चर करते वक़्त आपकी अगर इंटेंशन उसको सेल करना है, तो वो आपके लिए इन्वेंटरी कहलाएगा। इसी तरह अगर आपने गाड़ी जो है वो परचेज़ की है, लेकिन उस गाड़ी को परचेज़ करके आगे इंटेंशन सेल करना है कि मेरा काम ही ऐसा है कि मैंने गाड़ियाँ परचेज़ करके आगे सेल किया करनी है, तो वो गाड़ियाँ आपके लिए इन्वेंटरी कहलाएँगी। तो आप किसी भी किस्म के बिज़नेस में हो, अगर वहाँ पर कोई आइटम आप परचेज़ कर रहे हैं और इंटेंशन ये है कि साथ-साथ आप उसमें क्या करना है, आपने सेल करना है, तो आपके लिए इन्वेंटरी वो कहलाती है। लेकिन अगर वही फर्नीचर या गाड़ी आपका ऑब्जेक्टिव उसको बनाना या उसको आगे परचेज़ करके सेल करना ना हो, तो वो इन्वेंटरी के हेड में नहीं प्लेस होती, इन्वेंटरी के हेड में उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। रादर हम उसे फिर जो नेम होता है उसी नेम से लिख देते हैं। जैसा कि फर्नीचर है तो फर्नीचर के नाम से,
गाड़ी है तो मोटर व्हीकल के नाम से, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के नाम से। तो इन्वेंट्री कब उसका नेम होगा? जब आप उसको बाय करें और इंटेंशन क्या उसको सेल करना हो। तो ये तो मैंने रिकैप करवाया जी, जो कल हमारा जो सेशन था उसमें हमने ये चीजें डिटेल में डिस्कस की थी। तो उसको उसी डिस्कशन को हम क्या करते हैं जी। हम कल जब जो बात कर रहे थे कि एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ द बिजनेस, तो इकोनॉमिक रिसोर्स किया कहा गया है क्योंकि इन्हीं एसेट से इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होनी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? कि सेल एंड परचेज होना, चीजें आपकी सेल हो रही हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि फिर सिर्फ इन्वेंट्री ही सफिशिएंट थी सेल एंड परचेज के लिए। चूंकि इन्वेंट्री के लिए हमने ये बात की है कि इसको परचेज करके आगे सेल करना होता है, तो फिर ये लैंड, ये बिल्डिंग, या बाकी एसेट्स जो थे उनकी क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि आपको एक प्लेस चाहिए होती जहां पर कस्टमर्स आ सके। आपका कोई कह लीजिए कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी आपको आइटम चाहिए होती हैं। अब आप एक किसी भी शर्ट एंड टाई का जो आउटलेट होता है, या किसी भी इस तरह से जो आप यूनिवर्स पे चले जाएं या किसी और ब्रांड पे चले जाएं, तो आपको डेफिनेटली वहां पर ये तमाम चीजें मिलती हैं जो कि सपोर्ट करती हैं। तो विदाउट हैविंग देम आप सेल नहीं कर सकते। ऑनलाइन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग। तो ऑनलाइन की फिर रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। जैसा कि वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको वहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, जो चीज़ों को सेल करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो वहाँ आपके एसेट्स चेंज हो जाते हैं। वो आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो आपका एसेट्स हैं। वो जो आपके पास एक्सपर्टीज है वो आपके एसेट्स हैं। इसी तरह जो आपके पास वहाँ पर आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल होगा वो आपका एसेट है। तो इट डिपेंड कि आपका बिजनेस किस किस्म का है। तो वहाँ भी स्टॉक के अलावा आपको और एसेट्स की जरूरत पड़ी। जैसा कि आप किसी कह लीजिए कि लीग की बात कर लें, किसी फुटबॉल क्लब की बात कर लें, तो वहां पर क्या होता है कि जो उनके प्लेयर्स होते हैं वो उनके एसेट्स होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ चूंकि एग्जांपल ली हुई है शर्ट एंड टाई की, तो इन्वेंट्री को सेल करने के लिए बाकी तमाम एसेट्स जो हैं वो यूज होते हैं। वो उस ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। किस ऑपरेशन को? जिसमें आपकी ये शर्ट्स या टाई वगैरह सेल होनी है। तो अब जब वो सेल होनी तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, यानी कि उसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ जो है वो आपके लिए फंड जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसको इकोनॉमिक रिसोर्स कहते हैं। जब ये आपका इकोनॉमिक ऑपरेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, तो उस ऑपरेशन में बिजनेस को या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो डेफिनेटली यहाँ आपके माइंड में फिर ये क्वेश्चन और रेज हो सकता है कि हमने तो शुरू में बात की थी कि कोई एक्टिविटी जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना हो। यहाँ तो मैंने बात कर दिया कि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन डेफिनेशन में चूंकि सिर्फ प्रॉफिट का वर्ड यूज किया गया, तो फिर क्या वो रॉन्ग है? रॉन्ग नहीं है। हम जानबूझकर अपना लॉस कभी नहीं करना चाहते। कोई भी बिजनेस कभी भी इसलिए स्टार्ट नहीं किया जाता कि वहां से लॉस हो। तो चूंकि इंटेंशंस यही होती हैं कि आपको प्रॉफिट हो, इसलिए वहां डेफिनेशन में जो वर्ड है वो प्रॉफिट का है। वो अलग बात है कि कल को मार्केट में ऑपरेट करते हुए आपके जो ऑपरेशंस है, जब वो कह लीजिए कि परफॉर्म हो रहे हो, तब जाकर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए और आपको जो है वो लॉस हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन डेफिनेटली बिजनेस जब भी स्टार्ट किया जाता है, ऑपरेशंस जब भी कैरी किए जाते हैं, इंटेंशन यही होती है कि वहां से आपको प्रॉफिट हो। फाइन। तो प्लीज, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ यही बात किया कि बिजनेस क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। वो रिक्वायरमेंट जो है वो केस टू केस वेरी करती रहती हैं। ये डिस्कशन सामने आई है और ये बात हुई है कि वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके नेम को हमने जो एक नेम दे दिया जो बार बार आगे यूज होता रहेगा, वो एसेट्स हैं। और एसेट्स को हमने जो बुक में आपके जो उसको डिफाइन किया गया है, उस नेम से उसको सिर्फ कह लीजिए कि रिप्लेस कर दिया। वो क्या था कि एसेट्स है, और एसेट्स की डेफिनेशन क्या वहां पर लिखी हुई थी कि दीज आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज फॉर द बिजनेस, क्योंकि ये प्रॉफिट जनरेट करते हैं बिजनेस के लिए। इसी डिस्कशन को आगे मजीद बढ़ाते हैं जी। हम अभी तक बात एसेट्स की कर रहे हैं। अब आप देखेंगे जो आपके सामने यहाँ पर हमने ये लिस्ट ऑफ एसेट्स लिखी हुई है, ये डिफरेंट है। तो ज़ाहिर बात है इनकी लाइफ सबकी सेम नहीं होगी। किसी की लाइफ कम होगी, किसी की लाइफ ज़्यादा होगी। मे बी किसी की लाइफ जो है वो 6 मंथ हो, किसी की लाइफ 1 साल हो, किसी की लाइफ 5 ईयर हो, किसी की लाइफ 20 ईयर्स हो। तो इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एसेट कि वो एसेट किस किस्म के हैं। उनकी लाइफ जो है वो वेरी कर सकती है।
इनकी लाइफ जो है वो चेंज हो सकती है। हम एग्जांपल ले लेते हैं जी, कि जैसे हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है लैंड। तो लैंड जो है इसकी लाइफ डेफिनेटली ज़्यादा है कंपैरेटिवली फर्नीचर एंड फिक्सचर से। तो अब फर्नीचर एंड फिक्सचर में भी 5 इयर्स तक या 10 इयर्स तक हो, लैंड की लाइफ उससे ज़्यादा है। मे बी आपके पास लैंड जो है वो आप एस्टिमेट कर रहे हैं कि वो 50 ईयर तक उसकी लाइफ है। तो व्हाटएवर द लाइफ यू आर थिंकिंग कि वो आपके पास हो सकती है, कि या आप कहें कि जब तक बिज़नेस है उस वक़्त तक ये लैंड रखेंगे। तो इस तरह से तमाम जो एसेट्स बिज़नेस में होते हैं उनकी लाइफ जो है वो वेरी कर सकती है। फर्दर हम अगर एसेट्स को क्लासिफाई करना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ, तो वो 2 तरह के हो सकते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर हम एसेट्स की क्लासिफ़िकेशन करना चाहें, ताकि चीज़ों को रिकॉर्ड करना, चीज़ों को समझना आगे ज़्यादा ईज़ी हो, तो हम क्लासिफ़िकेशन भी कर लेते हैं एसेट्स की। तो क्लासिफ़िकेशन मैंने कहा किस बेस पे कर रहे हैं जी? लाइफ़ की बेस पर। तो लाइफ़ की बेस पर 2 तरह की क्लासिफ़िकेशन हो सकती है। एक, तमाम वो एसेट्स हो सकते हैं जिनकी लाइफ 1 साल या 1 साल से कम हो, और दूसरे वो एसेट्स हो सकते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो। आई मीन 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10, 50 सो ऑन, बट लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो। तो 2 तरह की क्लासिफिकेशन हो गई। एक वो एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से कम है, दूसरे वो एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है। तो जो एसेट्स 1 साल या 1 साल से कम हो जिनकी लाइफ, उन्हें हम कहते हैं करंट एसेट्स। इनका दूसरा नेम शॉर्ट टर्म एसेट्स भी होता है। इसी तरह वो एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो, उन्हें हम लॉन्ग टर्म एसेट्स कहते हैं। तो एसेट्स को हमने क्लासिफाई कर दिया जी 2 पार्ट्स में आगे, फर्दर क्लासिफाई करते हुए करंट और लॉन्ग टर्म एसेट्स। करंट एसेट्स अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 1 साल से कम लाइफ है, और लॉन्ग टर्म एसेट्स की लाइफ 1 साल से ज़्यादा है। अच्छा, अभी ये जो हमने सामने लिखे हुए हैं, स्क्रीन पर आपको शो भी हो रहे हैं, इनमें दोनों तरह के एसेट्स हैं। फॉर एग्जांपल कैश और इन्वेंट्री देखे जाएँ, तो ये एसेट्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ 1 साल से कम है। इसी तरह लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर एंड फिक्सचर वगैरह जो लिखे हुए हैं, इनकी लाइफ 1 साल से क्या है? ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ जो आपके सामने स्क्रीन पर शो होते हैं, इनमें कैश और इन्वेंट्री, इन्हें हम शॉर्ट टर्म एसेट कह सकते हैं या करंट एसेट कह सकते हैं। इसी तरह लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, इन्हें हम लॉन्ग टर्म एसेट्स कह सकते हैं। तो आगे फर्दर देखते हैं जी, ये जो हमारे पास करंट एसेट्स होते हैं, इनकी एग्जांपल्स मज़ीद देख लेते हैं कौन-सी हैं। और इसी तरह जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, उनकी फर्दर एग्जांपल्स देख लेते हैं कि वो कौन-सी हैं। जो हमारे पास यहाँ करंट एसेट्स की एग्जांपल्स हो सकती हैं, वो फर्दर वो हमारे पास क्या आ सकती हैं, एक तो जैसे कैश है, दूसरा हमारे पास इसकी एग्जांपल आ सकती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मैं रिपीट करता हूँ, कैश एक है, दूसरे हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, और थर्ड हमारे पास आ जाते हैं अकाउंट रिसीवेबल, फोर्थ हमारे पास आ जाते हैं इन्वेंट्री, और फिफ्थ हमारे पास आ जाते हैं प्रीपेड्स। ये जो 5 मैंने नेम लिए हैं, ये एग्जांपल्स हैं किसकी? करंट एसेट्स की। कैश, आपको आइडिया है कि बिज़नेस में आपके डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, आपको डेली एक्सपेंसेस के लिए, या और जो आपकी नीड हो सकती हैं, उनको फुलफिल करने के लिए ये यूज़ हो सकता है। इसी तरह कैश के बाद मैंने बात की थी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ये भी करंट एसेट्स की एग्जांपल है। ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या है? अगर आपके पास बिज़नेस में कोई एक्सेसिव कैश पड़ा हुआ है, वो आपके लॉकर में पड़ा हुआ डेफ़िनेटली आपको कोई रिटर्न नहीं दे रहा होगा। 1 लाख रुपए आज आपके पास, आपके अकाउंट में, आपकी पॉकेट में, आपके बिज़नेस में, आपके ड्रॉवर में पड़ा हुआ है, वो 1 मंथ के बाद भी 1 लाख ही रहेगा। वो अलग बात, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन वाइज़र अप्रोच क्या है, बेटर अप्रोच क्या है कि आप उस 1 लाख रुपए को कहीं इन्वेस्ट कर दें। तो फिर इन्वेस्ट कहाँ किया जाए? हो सकता है कल बिज़नेस को ज़रूरत पड़ जाए कैश की। तो फिर इन्वेस्ट ऐसी जगह किया जाता है कि जब ज़रूरत पड़े, उस आइटम को सेल करके, जिस जगह इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना, उस इन्वेस्टमेंट में से डिसइन्वेस्टमेंट करके आप कैश को दोबारा अपने फर्दर किसी काम में यूज़ कर सकें।
एग्जाम्पल के तौर पर मार्केटेबल सिक्योरिटीज में क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही होती हैं, आप लोगों ने ये शेयर्स का नाम सुना होगा। तो आप ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं कि जिन शेयर्स को आप समझते हैं कि वहां इन्वेस्ट करके आपको लॉस के चांसेस कम से कम हो, कुछ ना कुछ रिटर्न मिलने के चांस होते हैं। तो इसलिए उन्हें मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहते हैं कि आप जिस टाइम पर भी उन्हें सेल करना चाहें, वो इजीली सेल हो सकती हैं। आप आज देखते हैं कि टेलीफोन की एक कॉल पर आपके शेयर सेल हो जाते हैं। आप अपने ब्रोकर को कॉल करते हैं, जी मेरी कंपनी के इतने शेयर सेल कर दें, वो शेयर सेल हो जाते हैं। तो खैर, बात मैं यहाँ ये कर रहा था कि जो एक्सेसिव कैश होगा वो वैसे आपके पास पड़ा हुआ है, तो आपको उससे कोई रिटर्न नहीं मिलना। लेकिन आप उसी कैश को अगर मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दें, और आपको आइडिया है कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ से उस सिक्योरिटी को सेल करके, सिक्योरिटी को सेल करने का मतलब क्या है? शेयर्स को सेल कर देना। तो आपको पता है कि उन सिक्योरिटीज़ को सेल करके आप किसी टाइम पर भी कैश ले सकते हैं, तो इसलिए सिक्योर्ड है। और दूसरा क्या है कि आपको उस पे रिटर्न मिलने के चांस होते हैं, कि आपके पास अगर लॉकर में पड़ा हुआ है, ड्रॉवर में पड़ा हुआ है, उस पे तो कोई रिटर्न नहीं मिल रहा। जबकि आप इसको अगर स्टॉक एक्सचेंज में, जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक, जो आपकी प्रायोरिटी के मुताबिक ज़्यादा सिक्योर्ड शेयर्स होते हैं, जो आपका क्राइटेरिया मीट कर रहे हों, तो आप वहाँ इन्वेस्ट कर लेते हैं और उसपे कुछ ना कुछ आपको रिटर्न मिल जाता है। दैट्स व्हाई यहाँ एक और कैटेगरी एसेट की जो है मर्ज हो जाती है करंट एसेट्स में, जिसका नेम है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और लाइफ इनकी कम होती है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ फॉर एवर इन्वेस्ट करना नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको नहीं पता 15 डेज के लिए कैश फ्री है, या 1 मंथ के लिए कैश फ्री है, या 5 डेज के लिए कैश फ्री है, या 7 डेज के लिए कैश फ्री है, या 3 मंथ्स के लिए कैश फ्री है। मतलब अनसर्टेनिटी है ना। तो आप उस कैश को फिर ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, ऐसी जगह प्लेस कर देते हैं कि जहाँ से रिटर्न मिलने के चांस हों। तो वाइज़र अप्रोच यही कहती है। तो इसलिए जो ये नई कैटेगरी इमर्ज होती है, ये भी करंट एसेट्स के साथ ही लिखी जाती है। अच्छा, इसी तरह जो है वो आप देखते हैं, तो आगे नेक्स्ट हमने बात की थी अकाउंट्स रिसीवेबल। ये भी करंट एसेट्स की एक और एग्ज़ाम्पल है। अब अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होते हैं? अकाउंट्स रिसीवेबल ये हैं कि आपने अपने कस्टमर्स को क्रेडिट पे सेल कर दिया। आज आपको पता है कि कम्पेटिटिव मार्केट है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लार्ज नंबर ऑफ अगर बायर हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी अवेलेबल हैं, सब्स्टिट्यूट्स भी अवेलेबल हैं। तो चूँकि मार्केट में आप कम्पीट करना चाहते हैं, मार्केट में आपकी डिज़ायर होगी कि आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो, तो कुछ कस्टमर्स फिर मार्केट में ऐसा होते हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट तब बाय करेंगे या आपकी सर्विस तब एक्वायर करेंगे कि जब आप उन्हें क्रेडिट पे सेल करें। क्रेडिट मीन उधार पे सेल करना। उधार पर सर्विस प्रोवाइड करना। तो इसलिए अब आपने अगर किसी को कोई गुड्स, कोई इन्वेंटरी उधार सेल कर दी है, यानी कि क्रेडिट पे सेल कर दी है, तो वो गुड्स या इन्वेंटरी जो है, आपको उसका कैश नहीं मिला। मैंने अगर सपोज़ 1 लाख रुपए की इन्वेंटरी उधार सेल की है, क्रेडिट पे सेल की है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने उस बंदे से 1 लाख रुपए रिसीव करना है। मैं रिपीट करता हूँ, मैंने बिज़नेस में कुछ गुड्स कैश पे सेल की हैं और कुछ गुड्स जो हैं वो अपनी क्रेडिट पे सेल की हैं। तो जो इन्वेंटरी मैंने क्रेडिट पे सेल की है, वो उसकी वर्थ मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पर ली है 1 लाख रुपए। तो ये जो 1 लाख रुपए की इन्वेंटरी है, ये मैंने सेल तो कर दी, यानी कि इन्वेंटरी के बैलेंस से 1 लाख रुपए माइनस हो जाएगा, सेल जो कर दी। मेरे बिज़नेस में वो स्टॉक नहीं रहेगा, तो 1 लाख ज़ाहिर बात है इन्वेंटरी के हेड से माइनस होना चाहिए। लेकिन इसी का मैंने को जो 1 लाख रुपए है वो रिसीव करना है सपोज़, जितनी वर्थ की भी इन्वेंटरी थी, वो वहाँ से माइनस होगी। अगर 1 लाख की तो ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा कीमत पे सेल हुई होगी। चलें इसको आसान कर लेते हैं। जितनी भी वर्थ की इन्वेंटरी थी आपने सेल कर दी क्रेडिट पे, और उसका आपको कैश मिलना था 1 लाख रुपए। इसलिए अभी 1 लाख नहीं मिला कि आपने क्रेडिट पे सेल किया है। तो चूँकि क्रेडिट पे सेल किया, तो उसको हम किस नाम से लिखते हैं? अकाउंट रिसीवेबल के नाम से। तो इसलिए 1 लाख रुपए से एक और कैटेगरी ऑफ करंट एसेट जो है वो मर्ज हो गई, जिसका नेम क्या लिखा हमने? अकाउंट रिसीवेबल। अब आपको कहीं भी अकाउंटिंग में मैं आपके सामने वर्ड यूज़ करूँ अकाउंट रिसीवेबल, तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि उसकी मीनिंग है कि मैंने उधार पे
अपनी इन्वेंट्री सेल की हुई है, यानी मैंने कस्टमर्स को अपनी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं, लेकिन उसका कैश मुझे नहीं मिला। तो जो कैश मुझे रिसीव नहीं हुआ, वो मैंने रिसीव करना है, इसलिए वो रिसीवेबल कहलाता है। अच्छा जी, तो अभी तक हमने 3 कैटेगरीज़ ऑफ करंट एसेट्स को जो है डिस्कस किया है। एक हमारे पास है जी कैश, दूसरी हमारे पास है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, थर्ड हमारे पास है जी अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा जी, फोर्थ हमारे पास आ जाती है जी, ये जो आपकी स्क्रीन पर भी लिखी हुई है वो है इन्वेंटरी या मर्चेंडाइज़। इन्वेंटरी मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था, बता दिया था कि ये वो एसेट होता है, ये वो गुड्स होती हैं, ये वो आइटम होती है जो आप बाय करते हैं, लेकिन इंटेंशन होती है इन्हें आगे रीसेल करना। और इनको होल्ड करना इंटेंशन नहीं होती। इस पे मैं पहले भी चूँकि बात कर चुका हूँ, अगर किसी ने मज़ीद इस पे डिस्कशन जो है वो दोबारा सुनना चाहते हैं या लेक्चर की डिटेल इस पे लेना चाहते हैं, तो जो अकाउंटिंग बेसिक्स 1 के नाम से मैंने आपके साथ जो है वो लेक्चर शेयर किया हुआ है, वहाँ इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह इन्वेंटरी के बाद हमारे पास जो है वो 5th टाइप ऑफ करंट एसेट जो है वो आ जाती है प्रीपेड्स। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। इसकी आगे फर्दर एग्ज़ाम्पल्स काफ़ी सारी हो जाती हैं। पहले हम समझते हैं प्रीपेड्स कहते किन्हें हैं। प्रीपेड्स जैसा कि नाम से शो हो रहा है कि ऐसी पेमेंट्स होती हैं, ऐसी कैश की डिसबर्समेंट्स होती हैं जो एडवांस पे हो जाती हैं किसी बेनिफिट को लेने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर अपने जो कह लिए कि मोबाइल के कनेक्शंस हैं, तो वो प्रीपेड्स भी होते हैं, पोस्टपेड भी होते हैं। प्रीपेड क्या है कि आपके पास जो ये कार्ड्स होते हैं, आप जो भी सर्विस यूज़ करते हैं, ₹100 का कार्ड है या कोई और आपके पास जो कार्ड होता है, वो कार्ड जो है वो आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपके पास वो प्रीपेड कहलाता है। तो इसलिए ये जो प्रीपेड है, ये एडवांस पेमेंट होती है। ये क्या है? प्रीपेड्स करंट एसेट्स होते हैं आपके पास, ठीक है? तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, प्रीपेड्स क्या हैं जी आपके पास करंट एसेट्स होते हैं। तो ये जो करंट एसेट्स हैं, ये आपके पास अ, 5 कैटेगरीज़ के आ गए। कैश है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आ गए, अकाउंट रिसीवेबल आ गए, इन्वेंटरी आ गए और प्रीपेड्स आ गए। ये जो प्रीपेड्स हैं, इसकी हमने बात की थी कि ये एडवांस पेमेंट्स हैं, ये आप एडवांस में पे कर देते हैं। एग्ज़ाम्पल इसकी देते हैं जी, जैसे रेंट क्या होता है? एडवांस पे होता है। अ, इसी तरह जो इंश्योरेंस की अमाउंट है वो एडवांस पे होती है। बिज़नेस की प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए आपने एडवर्टाइज़िंग करनी है, कस्टमर्स को पता चल सके, तो एडवर्टाइज़मेंट की अमाउंट जो है वो भी नॉर्मली एडवांस पे होती है। आप टीवी पर ऐड देखते हैं, तो किसी मीडिया फर्म ने आपके लिए ऐड बनाना है, उसको एयर करवाना है आगे, तो डेफ़िनिटली वो आपसे एडवांस पेमेंट लेते हैं। तो ये सारी पेमेंट्स ऐसी हैं जो आपने पे कर दी लेकिन उसका अभी तक बेनिफिट नहीं लिया। उससे अभी तक कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं हुई। उन्हें हम प्रीपेड के नाम से जानते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, रेंट एडवांस पे होता है, तो आपको सम टाइम बुक्स में लिखा हुआ नज़र आएगा प्रीपेड रेंट। इंश्योरेंस एडवांस पे होती है, इसी तरह आपको इंश्योरेंस जो है वो एडवांस लिखी हुई नज़र आएगी, प्रीपेड इंश्योरेंस। इसी तरह जो है एडवर्टाइज़मेंट जो है वो एडवांस पे होती है, तो उसे हम लिख सकते हैं प्रीपेड एडवर्टाइज़मेंट। तो यहाँ तक जी आज के सेशन में जो है ये लेक्चर में मैंने ये आपके साथ डिस्कस किया है कि एसेट्स की कैटेगरीज कितनी हो सकती हैं क्लासिफिकेशन और उसमें जो है वो करंट एसेट्स की जो टाइप्स हैं वो डिस्कस की हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ जो है वो जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं उनकी बात करूंगा जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।